हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेंद्र वर्मा आपका मेरे यूट्यूब चैनल ESC एजुकेशन फॉर ऑल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी CDP के अंतर्गत जो टॉपिक है विकास की अवधारणा एवं अधिगम से उसका संबंध, इस टॉपिक के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नोत्तरों को सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। इससे पहले इसी टॉपिक से रिलेटेड मैंने डिटेल वीडियो बना रखा है जिसको आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट CDP चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी इस नाम से एक प्लेलिस्ट है, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले सिर्फ एक ही बात करना चाहूँगा कि प्लीज़ वीडियो को देखें, पूरा देखें और उसके बाद शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि बाल विकास में अध्ययन किया जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि बाल विकास में किसका अध्ययन किया जाता है या बाल विकास का कहाँ से लेकर कहाँ तक अध्ययन किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है गर्भावस्था से किशोरावस्था, गर्भावस्था से बाल्यावस्था, गर्भावस्था से जीवन पर्यंत तक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो बाल विकास में अध्ययन किसका किया जाता है या कहाँ तक किया जाता है। तो बाल विकास में हम लोग अध्ययन करते हैं गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत तक। तो इस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। सेकंड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा कि विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको, जैसे ये रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन होते हैं, पूछा गया क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों में हम क्या देखते हैं कि विकास का परिपक्वता के साथ संबंध निकालेंगे। तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि जब विकास होगा, जब बालक के अंदर विकास होगा तो उसमें क्या आएगी, उसमें परिपक्वता आएगी। ठीक है, तो उसी प्रकार जब हम बालक के सामने उद्दीपन होगा, बालक या किसी भी चीज़ के सामने अगर उद्दीपन है तो हमें क्या प्राप्त होगा। जिस प्रकार विकास से परिपक्वता प्राप्त होती है उसी प्रकार उद्दीपन से हमें क्या प्राप्त होती है, उद्दीपन से हमेशा मिलती है प्रतिक्रिया। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है कि शारीरिक वृद्धि और विकास को क्या कहते हैं। तात्पर्य है कि वृद्धि और विकास के मिले जुले स्वरूप को क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन है तत्परता, दूसरा है अभिवृद्धि, तीसरा है गतिशीलता, चौथा है आनुवांशिकता। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर 2। शारीरिक वृद्धि और विकास, इन दोनों मतलब विकास और वृद्धि के मिले जुले स्वरूप को अभिवृद्धि कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु क्या है। तो बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु अच्छा शिक्षक है, पहला ऑप्शन है यहाँ पे अच्छा शिक्षक, दूसरा है बालक, तीसरा है शिक्षण प्रक्रिया, चौथा विद्यालय। तो इन चारों में से हमें ये पता करना है कि बाल मनोविज्ञान के जो सेंटर है, किस चीज़ को केंद्र में रखकर हम बाल मनोविज्ञान का अध्ययन करते हैं। तो अगर आपने डिटेल वीडियो देखा है मेरा तो बड़े आसानी से आंसर दे सकते हैं कि यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 2 है बालक, एक शिक्षक जो भी काम करता है वो हमेशा बालक को सेंटर में रख के करता है। ठीक है, तो बाल मनोविज्ञान, बाल विकास, इन सब का जो केंद्र बिंदु, या एक क्वेश्चन और बन सकता है घुमा के अगर पूछेगा तो कह देगा कि शिक्षण प्रक्रिया का केंद्र बिंदु क्या है। तो हर जगह पर आंसर होगा बालक। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। कह रहा निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है। तो सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है, इसके लिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है विषय वस्तु को यंत्रवत याद रखना, संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना, बिना विश्लेषण के अवलोकन करना, अनुकरण या नकल और दोहराना। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि जब भी आपके सामने इस तरीके के क्वेश्चन आए तो हमें सही क्वेश्चन बाद में ढूंढिए, पहले आप ऑप्शन को काटना सीखिए। अगर ऑप्शन कटते चले गए तो आपको जाहिर सी बात है सीधे सीधे आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे शुरुआत करते हैं कि हम ऑप्शन को काटते हैं। जैसे कह रहा विषय वस्तु को यंत्रवत याद रखना। तो देखिए, क्या आप किसी बच्चे को रटाकर सिखाएंगे। यंत्रवत याद रखने का मतलब है रटाना, तो हम किसी भी बच्चे को रटाकर नहीं सिखा सकते। तो ये ऑप्शन यहाँ पर कट जाता है। संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना, हाँ, अगर खोजना शब्द की बात करें तो पहली चीज़ तो ये पॉजिटिव वर्ड है। ठीक है, हमें निगेटिव वर्ड और पॉजिटिव वर्ड पहचानना है, उसी से ऑप्शन कट जाएगा। तो ये पॉजिटिव वर्ड है तो इसको अभी हम रोक के रखेंगे। फिर बिना विश्लेषण के अवलोकन करना,
अच्छा एक बात बताइए, अगर आप किसी चीज़ का अवलोकन करने जा रहे हैं तो आप उसके बारे में नहीं जानते कि हमें किस चीज़ का अवलोकन करना, तो क्या आप सही ढंग से अवलोकन कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो ये ऑप्शन भी यहाँ पर कट जा रहा है। अनुकरण या नकल करना या दोहराना, तो नकल करना जाहिर सी बात है। अब एग्ज़ाम में जैसे बच्चा आपने पेपर लिया, उससे एग्ज़ाम लिया, टेस्ट लिया, तो आप बच्चे को नकल करने देंगे? तो अगर आप नकल करने दे रहे हैं तो आप अच्छे शिक्षक बिल्कुल भी नहीं हैं। तो इसलिए हमें बच्चे को नकल करने से बचाना है। तो हमें क्या करना, हमें बच्चे को ऐसे सिखाना कि वो खुद सीख सके। भाई शिक्षक क्या है? शिक्षक एक मार्गदर्शक है। ठीक, हमें बच्चे को सिर्फ रास्ता दिखाना है, बाकी सीखना उसे स्वयं है। तो अगर वो स्वयं सीख रहा तो खोज करके सीखेगा, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाता है। ठीक, कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर 2। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पर, कह रहा शर्मिंदगी। अब ऐसे क्वेश्चनों में को कैसे सॉल्व किया जाता है कि प्रत्येक ऑप्शन के साथ आप ये शर्मिंदगी शब्द लगाइए, आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। कह रहा शर्मिंदगी का संबंध संज्ञान से कोई संबंध नहीं है। बिल्कुल गलत है ये। संज्ञान से संबंध तो होता ही है। अगर बालक शर्मिंदा है, किसी मतलब शर्म महसूस कर रहा है अध्ययन करने में, या उसको विद्यालय जाने में शर्म आती है, क्लास में बच्चों के साथ बैठने में शर्म आती है, तो वो सीख नहीं सकता। तो ये ऑप्शन यहाँ कट जाता है। फिर शर्मिंदगी का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, ये ऑप्शन अभी तक सही है, तो इसको अभी रोक के रखते हैं। फिर कह रहा है बच्चों को अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने के लिए बहुत प्रभावशाली है। हो ही नहीं सकता कि आपने जैसे आपने कोई टॉपिक पढ़ाया क्लास में, और फिर आपने लास्ट में पूछा कि मतलब बच्चों समझ में आया या नहीं आया। तो अगर बच्चा शर्मा रहा है, ठीक है, अगर उसको शर्म महसूस हो रही है, तो वो आपसे अपने डाउट क्लियर नहीं करेगा। अगर डाउट क्लियर नहीं कर रहा है तो वो अधिगम नहीं कर सकता। तो यहाँ भी ये ऑप्शन कट जाता है। फिर शर्मिंदगी के भाव को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बारंबार पैदा करना चाहिए। देखिए अगर आप ये ऑप्शन कट गया तो ये तो ऑटोमेटिक कट जाएगा, क्योंकि अगर बच्चा क्वेश्चन पूछने में शर्मा रहा है तो उसको आप बार बार पैदा करके बच्चे को और ज़्यादा नुकसान पहुंचाएंगे, उसको आप और सही रास्ता नहीं दिखा सकते। तो इस तरीके से यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा कि शर्मिंदगी का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अगर बच्चा शर्म करना छोड़ देगा तो उसका जो अधिगम है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। और जनरली बच्चे का क्या, अगर हम अपने बारे में सोचें, जब हम छोटे क्लासेस में थे तो हम यही सोचते थे कि अगर हम क्वेश्चन पूछेंगे तो हो सकता है सर डांट दे, तो ये तो डर हो गया। या ऐसे कह सकते हैं कि अगर हम पूछेंगे तो लोग कहेंगे कि हंसेंगे हमारे ऊपर, तो वो क्या है, वो शर्म ही तो है। इसीलिए हमें क्या करना है, शर्मिंदगी, पहली चीज़ तो शर्मिंदगी को बच्चे के अंदर से बिल्कुल दूर ही करना है। हमें शिक्षक के नाते क्या करना है, बच्चे के साथ एक मित्रवत व्यवहार करना है, ताकि बच्चा आपके सामने शर्म महसूस ना कर सके। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से इसको पढ़िएगा, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में आप 3 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कह रहा जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? तो अगर हम यहाँ से जन्म से किशोरावस्था तक की बात करें तो यहाँ पर 3 अवस्थाएं मेन होती हैं। एक पहली होती है शैशवावस्था, दूसरी होती है बाल्यावस्था, और तीसरे नंबर पे हम आते हैं किशोरावस्था पर। ठीक, तो यहाँ पर हमें ये देखना, अगर ये देखा जाए तो ये पियाजे के सिद्धांत से संबंधित है। ठीक, तो यहाँ पर शैशवावस्था में बच्चे के जो कार्य होते हैं वो कैसे होते हैं, वो सब इंद्रिय जनित होते हैं। कैसे होते हैं? इंद्रिय जनित। बाल्यावस्था में बालक सिर्फ मूर्त चीज़ों को समझता है। मूर्त चीज़ें कौन सी होती हैं? जो प्रत्यक्ष होती हैं। और किशोरावस्था आते आते बालक अमूर्त चीज़ों को समझने लगता है। ठीक, तो अब देखिए पहला ऑप्शन है सांवेदिक मूर्त अमूर्त, दूसरा है मूर्त अमूर्त सांवेदिक मूर्त। तो क्या शैशवावस्था में बालक अमूर्त चीज़ों को समझने लगेगा? बिल्कुल नहीं समझेगा, ऑप्शन कट गया। फिर कह रहा मूर्त अमूर्त और सांवेदिक। भाई छोटा बालक है तो वो सामने आने वाली चीज़ों को भी इतनी जल्दी नहीं पहचानता है, तो यहाँ पर भी गलत है। तो ये जब ये गलत है तो ये वाला, मतलब जब दूसरा ऑप्शन गलत है तो तीसरा भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे पहला ही सबसे सटीक बैठ रहा है कि संवेदिक मूर्त और अमूर्त, ये शैशवावस्था है। अगर हम यहाँ बात करें तो ये शैशवावस्था है, ये बाल्यावस्था है और ये किशोरावस्था है। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 है
कह रहा अभिवृद्धि का संबंध बालक के व्यक्तित्व के किस पहलू से है। तो अभी एक क्वेश्चन हो चुका था कि अभिवृद्धि और विकास किससे संबंधित है, या उस वृद्धि और विकास के मिले जुले स्वरूप को हम अभिवृद्धि कहते हैं। तो अभिवृद्धि क्या होती है, ये पहली चीज़ तो ये मात्रात्मक होती है, ध्यान रखिएगा कि वृद्धि जो है मात्रात्मक होती है, ये हमें दिखाई देती है, विकास हमें दिखाई नहीं देता, जबकि ये दिखाई देती है। तो पहला ऑप्शन है मानसिक, शारीरिक, चारित्रिक और भावात्मक। तो यहाँ से हम ऑप्शन देखें, जब मानसिक, क्या मानसिक विकास बालक का हमें दिखाई देगा? बिल्कुल नहीं दिखाई देगा। चारित्रिक विकास हम देख के नहीं बता सकते कि बालक का कैरेक्टर कैसा होगा। भावात्मक, ये भी देख के नहीं बताया जा सकता। तो यहाँ पर अभिवृद्धि का जो संबंध है वो बालक के शारीरिक पहलू से संबंध होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है विकास का अर्थ है। विकास का अर्थ है, क्या अर्थ है भाई? बालक के कद में वृद्धि, अगर कद में वृद्धि हो रही तो ये वृद्धि से ही संबंधित है। बालक के भार में वृद्धि, ये भी वृद्धि से संबंधित है। जो चीज़ हमें प्रत्यक्ष दिखाई देगी वो सब वृद्धि से संबंधित है। वह प्रक्रिया जिसमें बालक परिपक्वता की ओर बढ़ता है, बिल्कुल सही, यही ऑप्शन यहाँ पर सबसे सही है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। किसी भी बालक में बौद्धिक, मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक व सामाजिक क्षमताओं के विकास को किस विकास की संज्ञा दी गई है? बुद्धि के विकास की संज्ञा, रचनात्मक विकास, समग्र विकास या भावात्मक विकास। तो अगर यहाँ हम क्वेश्चन में ध्यान से देखें तो बौद्धिक विकास भी शामिल है, मानसिक शामिल है, शारीरिक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास। तो लगभग हर प्रकार के विकास शामिल हैं। जब हर प्रकार के विकास शामिल है तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे समग्र विकास। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। कह रहा बालक के समग्र विकास में अध्यापक के साथ साथ किसकी मुख्य भूमिका रहती है? तो बालक के साथ साथ किस चीज़, ऐसा और कौन सा है, मतलब बालक के विकास में अध्यापक के साथ साथ और कौन सा पहलू है और कौन सा स्थान है जहाँ पर बालक का विकास अच्छी तरह से होता है? तो वकील का, परिवार का, डॉक्टर या पड़ोसी। तो यहाँ पर सबसे इजी क्वेश्चन भी है ये, तो सबसे आसान ऑप्शन यहाँ पे परिवार ही है, क्योंकि बालक हर चीज़ कहाँ से सीखता है? अपने परिवार से सीखता है। तो परिवार सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है बालक का विकास आरंभ होता है। बालक का विकास कहाँ से शुरू हो जाता है? कहने का मतलब ये है बाल्यावस्था से, किशोरावस्था से, शैशवावस्था से या गर्भाधान व्यवस्था से। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे जब बालक का कह लें कि बालक पेट में बनने लगता है, मतलब जब कोई भी शिशु पेट में पलने लगता है तभी से उसका विकास शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 12 सही हो जाएगा। फिर और क्वेश्चन नंबर 13 है विकास परिवर्तन की वह अवस्था है जिसमें प्राणी गर्भावस्था से परिपक्वता तक गुजरता है। यह कथन किसका है? ड्राइवर का है, गैसल का है, मुनरो का है या मुसेन का है? तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है, ये मुनरो ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 14 है विकास की रचनात्मक परिपक्वता कहा जाता है, मतलब विकास को रचनात्मक परिपक्वता कहा जाता है, ये चीज़ किसने कहा है? कहने का मतलब फिर से देख लेते हैं एक बार कि विकास को रचनात्मक परिपक्वता कहा है, मतलब किस व्यक्ति ने विकास को रचनात्मक परिपक्वता कहा है? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है गैसल, दूसरा है मुसेन, तीसरा है ड्राइवर और चौथा है हरलॉक। तो यहाँ का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, हरलॉक ने विकास को रचनात्मक परिपक्वता कहा है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है सैले, ये मनोवैज्ञानिक का नाम है, सैले के अनुसार बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? तो यहाँ का जो राइट आंसर होगा बाल विकास की इन्होंने मानी हुई हैं 3 अवस्थाएं। ठीक है, वैसे जो जनरली 5 अवस्थाएं होती हैं, ये ध्यान रखना है हमें, लेकिन एक मनोवैज्ञानिक यहाँ पे है सैले, इन्होंने 3 ही मानी हुई हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और फिर लास्ट में आते हैं किशोरावस्था पर। ठीक है, तो ये 3 अवस्थाएं सैले ने मानी हुई हैं। तो यहाँ पे जब विशेष मनोवैज्ञानिक का नाम पूछेगा तभी हम कहेंगे, वैसे जनरली तो 5 होती हैं। कौन कौन सी? पहली शैशवावस्था, दूसरी बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, फिर आती है प्रौढ़ावस्था और अंत में आती है वृद्धावस्था।
ठीक है। तो ये 5 अवस्थाएं ये मुख्य हैं, लेकिन शैले ने सिर्फ 3 ही मानी हुई है, ऊपर की तीनों। आगे आते क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे कह रहा है कि विकास की प्रक्रिया चलती है केवल बाल्यावस्था में, केवल युवावस्था में, जीवन पर्यंत या कभी कभी। तो यहाँ पे विकास, भाई विकास क्या होता है? गर्भाधान से स्टार्ट होता है, गर्भाधान से स्टार्ट होके वो मृत्यु तक चलता है। तो इस पीरियड को हम क्या कहेंगे? इस पीरियड को कहेंगे जीवन पर्यंत। तो यहाँ पर जीवन पर्यंत सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। किसने कहा है व्यक्ति अपने संपूर्ण मानसिक विकास का आधा भाग 3 वर्ष की आयु तक प्राप्त कर लेता है? पहला ऑप्शन है गुड एनफ, दूसरा स्ट्रॉग, फिर फ्रायड और लास्ट में क्रो एंड क्रो। तो 17 नंबर का जो सही आंसर है वो है गुड एनफ। इन्होंने कहा है कि जो संपूर्ण मानसिक विकास है उसका आधा भाग 3 वर्ष की अवस्था में पूरा हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। कह रहा बालक के विकास के क्षेत्र हैं, बालक के कौन कौन से विकास के क्षेत्र, मतलब किन किन क्षेत्रों में बालक का विकास होता है? शारीरिक विकास, सामाजिक, मानसिक या उपर्युक्त सभी। तो बालक का विकास हर क्षेत्र में होता है, शारीरिक, सामाजिक, मानसिक, बौद्धिक, संवेगात्मक, बहुत सारे क्षेत्र हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन सही हो जाएगा उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 19 है बालक के विकास के मुख्य पक्ष कौन कौन से हैं? शारीरिक तथा गामक विकास, मानसिक तथा भाषाई विकास, संवेगात्मक विकास या उपर्युक्त सभी। तो यहाँ तो अभी अभी मान लीजिए 18 नंबर और 19 नंबर लगभग मिलते हुए हैं। तो हमने इस एक जैसे क्वेश्चन इसीलिए रखे हैं कि देखिए कितने लैंग्वेज से पूछा जा सकता है, कितने तरीके से एग्जामिनर आपको घुमा सकता है। तो ये क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 19 लगभग एक ही है, तो दोनों का आंसर भी एक ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। लेकिन हमें वहाँ पे ऑप्शन ध्यान देना है, अगर उपर्युक्त सभी नहीं है तो वहाँ पे कुछ और ऑप्शन होगा। फिर आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। कह रहा निम्नलिखित में से बाल विकास का क्षेत्र नहीं है। अब देखिए अगर आपने ऊपर के 18 और 19 किए हैं तो आपको यहाँ पर आंसर मिल जाएगा। पहला है वैयक्तिक भिन्नता, दूसरा है मानसिक प्रक्रियाएं, फिर है विकृत एवं असमानताएं, और लास्ट में है आपके पास संयोजन। मैं इसको हटा देता हूँ। अब आप यहाँ पे देख लीजिए, पहला ऑप्शन वैयक्तिक भिन्नताएं, मानसिक प्रक्रियाएं, विकृतियाँ एवं असमानताएं या समायोजन। तो इसमें हमें ये पूछ रहा है कि बाल विकास का क्षेत्र नहीं है। तो वैयक्तिक भिन्नताएं है, मानसिक प्रक्रियाएं होता ही है, विकृतियाँ एवं असमानताएं जैसे अक्षमताएं वगैरह होती तो ये है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा सही नहीं है? सही है, मतलब सही नहीं है वो डी है। तो इस क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। समायोजन विकास का क्षेत्र नहीं है, ये अधिगम का क्षेत्र है, ठीक है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। परिभाषा है यहाँ पे, विकास का अर्थ परिपक्वता और कार्यपूरक सुधार की व्यवस्था से है जिसका संबंध गुणात्मक एवं परिमाणात्मक परिवर्तनों से है। यह कथन किसका है? तो पहला ऑप्शन मुनरो, दूसरा है सोरेनसन, तीसरा ऑप्शन है गैसल, चौथा है ड्रेचर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। बा है यहाँ पे, बी हम कह सकते हैं, ठीक है। 21 का बी सही है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि बाल विकास से अभिप्राय है बालक के मानसिक विकास से, बिल्कुल है, बालक के संवेगात्मक विकास से, ठीक, बालक के बौद्धिक विकास से या बालक के सर्वांगीण विकास से। तो हमें यहाँ पर देखिए ऑप्शन तो इसमें सारे सही हैं, ठीक, लेकिन हमें यहाँ पे सबसे सटीक ऑप्शन चुनना है कि जो सबसे करीब का हो। तो अगर हम ऑप्शन नंबर डी को उठा लें, इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है सर्वांगीण विकास। ध्यान देखिए, सर्वांगीण विकास, अगर सर्वांगीण विकास की बात करेंगे तो उसमें मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास और बौद्धिक विकास तीनों शामिल हो जाएंगे, इसलिए यहाँ पे आंसर नंबर डी सही हो जाएगा। 23 है क्वेश्चन नंबर, कह रहा बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है किस पर? विद्यालय पर, परिवार पर, समुदाय पर या उपर्युक्त सभी पर। तो यहाँ पर भाई जो बालक का मानसिक विकास है विद्यालय, परिवार, समुदाय सब पर निर्भर करता है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 24। कह रहा क्रोध सहायक है, क्रोध किस चीज़ में सहायक है? ये तो आप जाहिर सी बात आप खुद सोच कर बता सकते हैं, इसके लिए आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। प्रेम में सहायक है क्रोध, अगर क्रोध होगा तो प्रेम हो ही नहीं सकता। झगड़ा उत्पन्न करने में सहायक है, बिल्कुल सहायक है, अभी तक तो यही सही लग रहा है। आगे आते हैं, दुख में, क्रोध से दुख तो मिलता ही है, बाद में मिलता है, तुरंत नहीं मिलता, लेकिन बाद में अफसोस होता है। फिर ऑप्शन नंबर डी कह रहा व्यवहार में परिवर्तन,
व्यवहार में परिवर्तन तो अधिगम होता है, इसको तो हम काट ही देंगे, यहाँ पे किसी हालत में सही नहीं है। तो क्रोध जो है, क्रोध सहायक होता है झगड़ा उत्पन्न करने में। अगर आपको क्रोध आएगा तो झगड़ा होने के चांसेस 100% हो जाते हैं, इसलिए हमें गुस्सा नहीं करना है, कंट्रोल रखना है। उसी तरीके से आपको यहाँ पर धैर्य रखना है, धैर्य रख के पूरा वीडियो देखना है। और मैं कहता हूँ अगर आप वीडियो पूरा देखते हैं तो आपको वीडियो ज़रूर अच्छा लगेगा, आपको लगेगा कि हाँ यहाँ पे हमें कुछ जानकारियाँ प्राप्त हुई हैं। और जिन लोगों ने पहले से पढ़ाई कर रखी तो उनका अच्छे से रिवीजन हो जाएगा यहाँ पे। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। 25 कह रहा है निम्न में से विकास को प्रभावित करने वाला कारक है। ऐसा कौन सा कारक है जो विकास को प्रभावित करता है? रोग, रोग होगा तो विकास कहीं ना कहीं प्रभावित होगा, ये सही है। पोषाहार, अगर उचित आहार बच्चे को नहीं मिल रहा तो तब भी उसका विकास प्रभावित होगा। शारीरिक भार या आकार बिल्कुल प्रभावित होगा, अगर छोटे कद का बालक है तो उसका कहीं ना कहीं उसको विकास में दिक्कत होगी। शारीरिक भार की बात करें, अगर जन्म के समय एक औसत वेट होता है बच्चे का 2.5 kg, अगर वो 2.5 किलो से ओवर वेट है या कम है, औसत वेट की बात की गई बहुत कम की वजह से 1 किलो का बच्चा है या 1.5 किलो का बच्चा है, तो फिर चांसेस हैं कि उसके विकास में कहीं ना कोई प्रभाव जरूर पड़ेगा। तो तीनों अगर यहाँ पर सही हो रहे हैं तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। 26 कह रहा कौन सी विशेषता विकास पर लागू नहीं होती? विकास सर्वांगीण रूप से होता है, विकास जीवन पर्यंत चलता है, विकास को विशिष्ट इकाइयों से मापते हैं, या विकास में परिमाणात्मक तथा गुणात्मक परिवर्तन दोनों होते हैं। तो विकास सर्वांगीण रूप से होता है, बिल्कुल सही है, विकास सर्वांगीण होता ही है। जीवन पर्यंत चलता है, अभी पीछे क्वेश्चन भी हम लोगों ने सॉल्व किया है कि विकास कहाँ से शुरू होता है, गर्भावस्था से स्टार्ट होके मृत्यु तक, कहाँ तक, मृत्यु तक, तो ये जीवन पर्यंत हो गया। फिर विकास को विशिष्ट इकाइयों से मापते हैं, बिल्कुल नहीं, हम विकास को माप नहीं सकते, ठीक है, ये ध्यान रखना है हमें। विकास मापने योग्य, मापनीय नहीं होता है, मापने योग्य नहीं होता है। और विकास में परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों परिवर्तन होते ही होते हैं। परिमाणात्मक की बात करते हैं तो जैसे वही लंबाई, ऊंचाई, इन सब में वृद्धि होना, और गुणात्मक की बात करते हैं जिसको हम परिपक्वता कह सकते हैं, तो वो गुणात्मक हो गया। तो ये तीन ऑप्शन सही हैं। लागू कौन नहीं होता है? विकास को विशिष्ट इकाइयों से मापते हैं, ये ऑप्शन गलत है यहाँ पे, और ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 27। कह रहा एक निश्चित समय तक चलने वाली प्रक्रिया होती है, विकास, अभिवृद्धि, परिपक्वता, या इनमें से कोई नहीं? तो ये ऑप्शन तो अभी काट दीजिए, क्योंकि इनमें से कोई नहीं तो यहाँ पर कट ही जाएगा। तीन में से कोई ना कोई एक सही जरूर होगा। विकास जीवन पर्यंत चलता है तो ये भी कट गया। परिपक्वता विकास की वजह से ही होती है तो ये भी कट गया। सही कौन बचा? सही बचा यहाँ पर अभिवृद्धि, ठीक है। तो यहाँ पर अभिवृद्धि है, एक निश्चित समय तक चलती है, उसके बाद रुक जाती है। आंशिक रूप से तो समाप्ति ही हो जाती है, वृद्धि फिर उस उम्र के बाद नहीं होती। आगे कैसे हम आगे देखेंगे कि कहाँ तक वृद्धि होती, किस उम्र तक, वो आगे क्वेश्चन है आपके पास, तो उस पर डिस्कस नहीं करते हैं, सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि विकास की प्रक्रिया के मुख्य रूप हैं आकार में परिवर्तन, पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन, नए गुणों की प्राप्ति, या उपर्युक्त सभी। तो अगर विकास की बात करें तो आकार में परिवर्तन तो होता ही है, और इसी को हम अभिवृद्धि कह रहे हैं। पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन, अब छोटा बालक है, ठीक है, कोई बालक छोटा सा है और कुछ उम्र बाद वो उसका साइज बढ़ जाएगा, उसका आकार बढ़ जाएगा, तो पुरानी रूपरेखा, आकार, ये परिवर्तन हो गया। और इसी को रूपरेखा की बात करें, भाई छोटे में बालक का चेहरा कुछ और होता है, बढ़ते आगे जैसे उम्र बढ़ती तो चेहरे में बदलाव आते चला जाता है, तो ये पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन हो गया। नए गुणों की प्राप्ति होती ही होती है। तो यहाँ पर जो भाई तीनों ऑप्शन सही हैं, तो फिर ऑप्शन सही कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे बात करते हैं, परिभाषा है फिर से कि विकास कथन, ये कह रहे हैं किसका कथन है ये? विकास अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है, इसके बजाय इसमें प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य की ओर परिवर्तन का प्रगतिशील क्रम निहित रहता है। ये कथन किसका है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है फ्रैंक का, दूसरा हरलॉक, तीसरा गैसल, और चौथा है मेरेडिथ या मेरेडिथ है, इनका है। तो क्वेश्चन नंबर 29, इसका कौन सा सही हो जाएगा आंसर? ये परिभाषा दी गई है हरलॉक के द्वारा। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा कि शारीरिक अभिवृद्धि की पूर्णता लगभग किस आयु तक हो जाती है? मतलब ऐसी कौन सी उम्र है जब तक शारीरिक वृद्धि चलती है, उसके बाद शारीरिक वृद्धि रुक जाती है? तो
पहला ऑप्शन है 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष या 30 वर्ष। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 20 वर्ष। 20 वर्ष तक वृद्धि होती है, उसके बाद आंशिक रूप से या पूर्णतया समाप्त हो जाती है। आंशिक रूप से आप वो कह सकते हैं कि बढ़ती होगी थोड़ी बहुत सी, बाकी 20 वर्ष के बाद वृद्धि पूर्णतया मान लीजिए रुकी जाती है। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करेंगे। कह रहा किस अवस्था में अभिवृद्धि सबसे तीव्र होती है। ये क्वेश्चन आपके यूपी टेट में पूछा गया क्वेश्चन था, इसको मैंने वहीं से लिया हुआ है। तो पहला ऑप्शन है शैशवावस्था, बाल्यावस्था और वयस्कावस्था या वृद्धावस्था। तो किस उम्र में पूछ रहा है, किस अवस्था में अभिवृद्धि सबसे तीव्र होती है। तो कौन सी अवस्था है जहाँ पर अभिवृद्धि की गति तेज होती है। तो वो आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शैशवावस्था। 32 कह रहा है वृद्धि का अर्थ है। वृद्धि का क्या अर्थ है। आंतरिक अंगों का बढ़ना, आंतरिक तथा बाह्य अंगों का बढ़ना, शारीरिक मानसिक रूप से बढ़ना या केवल बाह्य अंगों का बढ़ना। तो 32 का राइट आंसर जो होगा यहाँ पर हो जाएगा आंतरिक एवं बाह्य अंगों का बढ़ना। अच्छा, एक ऑप्शन यहाँ पर और सटीक है, ऑप्शन नंबर सी। कुछ लोगों ने सी भी टिक कर दिया होगा। तो सी की अगर हम बात करें तो कह रहा शारीरिक और मानसिक रूप से बढ़ना। अगर सिर्फ यहाँ पे शारीरिक रूप से बढ़ना होता, ठीक है, अगर सिर्फ यहाँ पर शारीरिक रूप से बढ़ना होता तब तो वृद्धि का अर्थ कह सकते थे, लेकिन यहाँ पे शारीरिक और मानसिक दोनों है। तो ये किससे संबंधित है, ये संबंधित है विकास से, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, आंतरिक और बाह्य अंगों का बढ़ना, ये वृद्धि से रिलेटेड है। फिर अगला क्वेश्चन है 33, कह रहा विकास की विशेषता है। विकास की क्या विशेषता है। विकास क्रमिक होता है, विकास निश्चित दिशा में होता है, या पहला और दूसरा दोनों सही हैं, या विकास रुक जाता है। तो ये ऑप्शन तो पहले ही कट गया, विकास जीवन पर्यंत चलता है, तो ये तो कट गया। क्रमिक होता है, जी हाँ बिल्कुल, एक क्रम से ही विकास होता है, ठीक है। फिर कह रहा है यहाँ पे विकास निश्चित दिशा में होता है, बिल्कुल निश्चित दिशा में होता है। तो यहाँ पे जो आंसर राइट हो गया वो हो गया ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों सही हैं। फिर एक नई क्वालिटी का नया क्वेश्चन है, और इसको हम ज़रूर कहेंगे कि आप इसको नोट जरूर कर लें। कह रहा एज ऑफ पबर्टी किसे कहते हैं। बाल्यावस्था को कहते हैं, किशोरावस्था को कहते हैं, शैशवावस्था को कहते हैं, या पूर्ण किशोरावस्था को कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, आपके लिए मैं समय दे रहा हूँ, ठीक है। 1-2 दिन के बाद हम इसका आंसर बताएंगे। आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करना है, तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा कि एज ऑफ पॉवर्टी किस एज को कहते हैं, फिर इसका आंसर हम आपको बताएंगे। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। कह रहा शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है। पोषण, वंशानुक्रम, लिंग भेद या उपर्युक्त सभी। तो पोषण शारीरिक विकास को प्रभावित करता है। अगर उचित आहार नहीं मिलता तो शारीरिक विकास जो है प्रभावित होता है, बच्चा कमज़ोर हो जाता है, इस तरीके की चीज़ें। वंशानुक्रम बिल्कुल प्रभावित करता है वंशानुक्रम, ठीक है। लिंग भेद, इससे भी शारीरिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर तीनों ऑप्शन सही है, तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। तो 35 का कौन सा सही हो गया, 35 का डी नंबर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36। कह रहा मानसिक विकास का पक्ष है, संवेदना है, निरीक्षण है, कल्पना है या उपर्युक्त सभी है। तो यहाँ पे ज़्यादा टाइम न लेते हुए सीधे बताते हैं कि क्वेश्चन नंबर 36 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है। मानसिक विकास का जो पक्ष है वो संवेदना, निरीक्षण और कल्पना दोनों हैं, तीनों हैं मतलब, और इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। फिर आनुवंशिकता की जांच के लिए मटर तथा चूहों के पौधे पर किसने प्रयोग किया था। आनुवंशिकता की जांच के लिए मटर तथा चूहों पर किसने प्रयोग किया। मेंडलीफ ने किया, मुनरो ने किया, मेंडल ने किया या स्पीयरमैन ने किया। तो ये कई बार आपने पढ़ चुके होंगे ये क्वेश्चन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मेंडल है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, मेंडलीफ मत कह दीजिएगा, जैसा भी मेरे मुंह से निकलने वाला था मेंडलीफ, नहीं मेंडलीफ नहीं है, यहाँ पे मेंडल है, जॉर्ज मेंडल। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 38। कह रहा विकास प्राणियों में होने वाला वह प्रगतिशील परिवर्तन है जो किसी लक्ष्य की ओर लगातार निर्देशित होता रहता है। विकास की यह परिभाषा किसने दी है। ट्रेवर ने, हरलॉक ने, वुडवर्थ ने या मुनरो ने। तो 38 का जो राइट आंसर है वो ट्रेवर है, ट्रेवर ने ये परिभाषा दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करें। वंशानुक्रम माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले
गुणों का नाम है। वंशानुक्रम की यह परिभाषा किसने दी? रूज बेंडिक्ट ने, पी जिन्सवर्थ ने, डगलस ने या हॉलैंड ने? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, रूज बेंडिक्ट ने ये परिभाषा दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं। फ्रायड ने लड़कों को प्रेम भाव लड़कों के मात्र प्रेम भाव को नाम दिया है। कहने का मतलब ये है, जैसे ये क्वेश्चन आपका अंतःस्रावी ग्रंथियों से संबंधित है, तो जनरली होता क्या है कि जो लड़के होते हैं, ठीक है, ये कह लें यूनिवर्सल ट्रूथ है, जो लड़के होते हैं वो अपने माता से विशेष लगाव रखते हैं, और जो लड़कियां होती हैं उनका अपने पिता से विशेष लगाव होता है। ठीक, तो इस तरीके से जो ये चीज़, ये लगाव हो रहा है, ये किसकी वजह से होता है ये पूछा गया है यहाँ पर। ऐसी कौन सी ग्रंथि है जिसकी वजह से ये चेंजेस होते हैं? तो पहला ऑप्शन है इसमें ओडिपस, इलेक्ट्रा, थायराइड या सामाजिक भावना ग्रंथि। तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये जो ओडिपस ग्रंथि होती है, इसी की वजह से जो लड़के होते हैं उनका अपनी माता के प्रति विशेष लगाव होता है। और क्वेश्चन नंबर 41 इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है। जो लड़कियां हैं उनके पितृ प्रेम भाव को क्या नाम दिया गया, मतलब वो किस वजह से होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो इलेक्ट्रा होगा। ठीक, इसका राइट आंसर इलेक्ट्रा हो जाएगा। अच्छा, इसको याद करने का भी एक तरीका मैं बता देता हूँ। जैसे अगर ओडिपस और इलेक्ट्रा नाम पढ़ें आप, तो इलेक्ट्रा लगता भी है ये लड़की का नाम है, ठीक है। तो जब लड़की यहाँ पे दिखे तो आपको इलेक्ट्रा लगा देना है, लड़का यहाँ पर दिखे तो आपको ओडिपस लगा देना है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर। कह रहा है जन्म के समय शिशु में कौन सा संवेग होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको ज़रूर नोट डाउन कीजिएगा आप लोग, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में मतलब पूछे ही जाते हैं, और ये मैं कह रहा हूँ किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर आपको देखने को मिलेगा। तो पहला ऑप्शन है इसमें उत्तेजना, दूसरा है क्रोध, तीसरा है प्रेम और चौथा है भय। तो जब बच्चा जन्म लेता है उस समय बच्चे में कौन सी उत्तेजना होती है, या उत्तेजना कह रहे हैं कौन सा संवेग होता है, ये हमें यहाँ पे बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 42 का जो राइट आंसर है वो है उत्तेजना। भाई क्रोध, अगर हम यहाँ पे करें क्रोध, प्रेम, भय, ये तो बच्चा बाद में सीखता है, पहले तो उसके अंदर बस उत्तेजना ही होती है। उसे भूख लगी तब भी रोना है, और डर गया तब भी रोना है, हर चीज़ के लिए वो रोता ही है। ठीक, और डरना तो अलग है, डरना यहाँ पे होगा ही नहीं बालक में। जो नया नवजात शिशु डर, प्रेम, क्रोध इनको नहीं समझता, वो सिर्फ हर चीज़ के लिए उत्तेजित होता है। अगला क्वेश्चन है 43। भय, क्रोध, प्रेम तथा पीड़ा नामक 4 संवेग शिशु में विकसित हो जाते हैं। अब ये कितनी उम्र तक विकसित होते हैं? जैसे यहाँ पे हम जब बात करेंगे जन्म के समय उत्तेजना ही रहती है, लेकिन फिर भय, क्रोध, प्रेम, पीड़ा ये कब तक उसमें आ जाते हैं, ये चीज़ यहाँ पे हमें देखनी है। तो पहला ऑप्शन है पहले वर्ष तक, या 2 वर्ष तक, 4 वर्ष तक या 6 वर्ष तक। किस उम्र तक बालक के अंदर भय, क्रोध, प्रेम, पीड़ा ये सब सम्मिलित हो जाते हैं? तो इसका राइट आंसर है 2 वर्ष तक। फिर क्वेश्चन नंबर 44 की बात करेंगे। एक कक्षा में अध्यापक बच्चों को पढ़ा रहा है कि देखो बच्चों, इस अवस्था में विकास की गति मंद हो जाती है। विकास की स्थिरता बालक की मानसिक तथा शारीरिक शक्तियों को दृढ़ता प्रदान करती है। उसकी चंचलता कम होने लगती है, वह वयस्कों के समान व्यवहार करना चाहता है। यह अध्यापक बच्चों को किस अवस्था के बारे में पढ़ा रहा है? अगर आप लोग कंपटीशन एग्ज़ाम देते हैं, टेट, सी टेट, सुपर टेट, KVS, PRT, TGT वगैरह, तो देखा होगा कि आजकल जो है ट्रेंडिंग में है ये सारे इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहे हैं। ठीक, यहाँ पे डायरेक्ट नहीं पूछ रहा, एक कथन दे के आपको पूछ रहा है। तो यहाँ पे किस अवस्था की बात कर रहा है? तो कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसी कौन सी अवस्था है जिसमें बालक का जो विकास है वो थोड़ा सा मंद हो जाता है। देखिए, शैशवावस्था में सबसे तीव्र होता है। अगर हम पहले ऑप्शन की बात करें, शैशवावस्था यहाँ पर सबसे तीव्र होता है, ठीक है। बाल्यावस्था, यहाँ पर विकास थोड़ा मंद होता है। किशोरावस्था, यहाँ पर तो फिर से पुनः तीव्र हो जाता है। ये ध्यान रखना है कि तीव्र कब होगा, पहले तो शैशवावस्था में होगा, मंद कब होगा, मंद हो जाएगा बाल्यावस्था में, और तीव्र पुनः तीव्र होगा किशोरावस्था में। तो क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है इस तरीके से कि बाल जो विकास है वो पुनः तीव्र कब होगा? तो पुनः तीव्र होगा किशोरावस्था में। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
बाल्यावस्था में विकास की गति थोड़ी सी मंद होती है, क्योंकि वो आगे के लिए थोड़ी विचार करने लगता है, वो वयस्क जैसे सोचने लगता है धीरे धीरे, इसलिए विकास की गति थोड़ी मंद होती है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर। कह रहा है निम्नलिखित में से किसको मुख्य या अधिकारी ग्रंथि कहा जाता है? ऐसी कौन सी ग्रंथि जो आपको कंट्रोल करती है? तो थायराइड ग्रंथि, एड्रिनल, अंतःस्रावी या पीयूष ग्रंथि। तो अगर अंतःस्रावी की बात करें तो ये तो सारी अंतःस्रावी ही हैं, तो ये ऑप्शन कट गया। थायराइड ग्रंथि ये थोड़ा लंबाई से संबंधित होती है, लंबाई या जो मतलब शारीरिक कह लें लंबाई या छोटाई से संबंधित होती है, ये शारीरिक वृद्धि से। एड्रिनल इसको कहते हैं ये हार्मोन उड़ो या लड़ो इस तरीके से कुछ है, उसको कहते हैं। तो यहाँ पे जो है पीयूष ग्रंथि, जिसको आप मास्टर ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि बोलते हैं या पिट्यूटरी ग्लैंड बोला जाता है, तो यही मुख्य ग्रंथि होती है शरीर की जो पूरी बॉडी को कंट्रोल करने का काम करती है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 46। कह रहा है बच्चे के उचित व्यवहार को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। यह कथन सही है क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले क्रम पर आता है, या फिर सही है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित होता है। अभी तक तो ये दोनों ऑप्शन हम रोक के रखते हैं क्योंकि ये दोनों सही लग रहे हैं। फिर कह रहा है गलत है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों को किसी भी प्रकार प्रभावित नहीं करता। तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। तो शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों को प्रभावित करता है। शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, ये सभी पक्षों को प्रभावित करते हैं। फिर गलत है, गलत हो सकता है क्योंकि विकास नितांत व्यक्तिगत मामला नहीं। व्यक्तिगत मामला कैसे है? विकास तो सब में होता है ना, ये तो किसी ऐसा तो है नहीं कि आप में हुआ मुझ में नहीं होगा, सब में होता है। तो यहाँ पर अगर हम अब डिस्कस करेंगे इन दोनों ऑप्शंस के बारे में, ठीक है, इन दोनों ऑप्शंस को देखते हैं कि इसमें से कौन ज़्यादा सटीक है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। सही है क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले क्रम में आता है। शारीरिक विकास पहले क्रम पे तो आता है, ये अभी तक तो सही मानेंगे। कह रहा सही है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतर संबंधित होता है। तो अगर ऑप्शन नंबर बी को देखा जाए तो ये ज़्यादा सटीक बैठ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी ही सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन है विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। यह कथन किसका है? गैसल का है, हरलॉक का है, मेरेडिथ का है या डगलस और हॉलैंड का है? तो क्वेश्चन नंबर 47 की बात करें तो 47 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी सही है। ये क्वेश्चन जो है ये हरलॉक का है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर। 48 की जब बात करेंगे, कह रहा निम्न में से कौन सा कथन बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है? पिछले कुछ दशकों में बुद्धि लब्धि परीक्षा में शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में वृद्धि हुई है। एक समान जुड़वा बच्चे जिनका लालन पालन भिन्न घरों में हुआ है उनकी बुद्धि लब्धि 0.75 के समान हो चाहिए। ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि विकास वृद्धि इन सारी चीज़ों को आप एक एग्जैक्ट पैमाने में नाप नहीं सकते, ठीक है। तो ये ऑप्शन गलत है। शारीरिक रूप से स्वस्थ बच्चे अक्सर नैतिक रूप से अच्छे पाए जाते हैं। हाँ हो सकता है, अभी फ़िलहाल इसको हम रोक के रखेंगे। कुछ शिक्षार्थी सूचनाओं का जल्दी प्रक्रमण करते हैं जबकि उसी कक्षा के अन्य विद्यार्थी ऐसा नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर हमें यही देखना है, सबसे सटीक आंसर ढूंढना है। क्वेश्चन नंबर 48 में सबसे सटीक आंसर ढूंढना है कि पिछले कुछ दशकों में बुद्धि लब्धि परीक्षा में शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है, ठीक। ये तो गलत ही हो गया। शारीरिक रूप से स्वस्थ बच्चे अक्सर नैतिक रूप से अच्छे पाए जाते हैं। हाँ ये भी अभी तक सही ही है, लेकिन अगर यहाँ पर डिस्कस करें तो ज़रूरी नहीं है कि जो बच्चा हष्ट पुष्ट है उसका नैतिक विकास अच्छे से हुआ होगा, ऐसा नहीं है। हष्ट पुष्ट बच्चा आपको बदतमीज़ भी नज़र आ सकता है, ठीक है, गाली दे सकता है, ये सब चीज़ें, या अपने शारीरिक कह लें बल पर उसको घमंड हो गया तो उल्टा सीधा कहेगा। तो ये ऑप्शन भी कट गया। फिर कह रहे हैं कुछ शिक्षार्थी सूचनाओं का जल्दी प्रक्रमण करते हैं जबकि उसी कक्षा के अन्य विद्यार्थी ऐसा नहीं कर पाते। तो इन दोनों ऑप्शन में भाई लड़ाई है। अब आप लोगों को डिस्कस करना है कि ऑप्शन ए सही होगा या ऑप्शन डी सही होगा। अगर हम यहाँ बात करें डी वाले की कि कुछ शिक्षार्थी सूचनाओं का जल्दी प्रक्रमण करते हैं, सही तो है, जबकि उसी कक्षा में के अन्य विद्यार्थी ऐसा नहीं कर पाते। तो अगर हम यहाँ पे बात करें, ठीक, तो मानसिक विकास से वैसे दोनों चीज़ें हैं क्योंकि बुद्धि लब्धि परीक्षा में शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है।
हाँ ये भी सही है, तो लेकिन ये ज़्यादा सटीक लग रहा है, ये ध्यान रखिए। ऑप्शन नंबर ए थोड़ा ज़्यादा सटीक, भाई दो तो आपके कट ही गए। ठीक, अब यहाँ पे कुछ शिक्षार्थी सूचनाओं का जल्दी प्रक्रमण करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि कुछ ही कर पाते हैं। भाई आप कोई अच्छी चीज़ सही ढंग से समझाएंगे, आप टीचर हैं, तो आपका तो एक कर्तव्य बनता है ना कि आप अपनी कक्षा के सारे विद्यार्थियों को समझाएं। अगर आप कुछ शिक्षार्थियों की बात कर रहे हैं, कुछ ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर इसका मतलब आप कहीं ना कहीं आपकी शिक्षण विधि में कोई ना कोई गलती है, इसलिए ये ऑप्शन भी कट जाता है। ऑप्शन नंबर ए सबसे सटीक है। अगला क्वेश्चन है, चरित्र का विकास होता है इच्छा शक्ति द्वारा, बर्ताव एवं व्यवहार द्वारा, नैतिकता द्वारा या उपरोक्त सभी के द्वारा। तो अगर हम यहाँ पे बात करें चरित्र को डेवलप करना है, अगर कैरेक्टर को डेवलप करना है, तो एक चीज़ तो आपके अंदर इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि हम गलत कार्य नहीं करेंगे, तो चरित्र का विकास होगा। बर्ताव एवं व्यवहार, जब आपका व्यवहार अच्छा होगा तो लोग कहेंगे कि आपका कैरेक्टर अच्छा है। नैतिकता, अगर आपका चरित्र विकास हो रहा है तो नैतिक तो आप हैं ही, अगर नैतिक हैं तभी आपका कैरेक्टर डेवलप होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पर। 50 नंबर कह रहा है, शिक्षण का विकासात्मक परिप्रेक्ष्य शिक्षकों से यह मांग करता है कि वे कठोर अनुशासन बनाए रखने वाले बने, क्योंकि बच्चे अक्सर प्रयोग जांच करते। कठोर अनुशासन, अब ये देखिए यहाँ पे नेगेटिव शब्द आ गया, तो हमें ये ऑप्शन पहले ही काट देना है। फिर विकासात्मक कारकों के ज्ञान के अनुसार अनुदेशन युक्तियों का अनुकूलन करें, ये अभी तक सटीक बैठ रहा है, तो इसको भी रोक के रखेंगे। विभिन्न विकासात्मक अवस्था वाले बच्चों के साथ समान रूप से व्यवहार करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अगर भाई अलग अलग बच्चे हैं तो हमें हर बच्चे के अकॉर्डिंग व्यवहार करना है, ठीक है। और सारे बच्चों के साथ हम एक जैसा व्यवहार बिल्कुल नहीं कर सकते। बच्चे की जो कंडीशन होगी हम उस बच्चे के साथ उसी तरीके से व्यवहार करेंगे। फिर ये भी ऑप्शन कट गया, मतलब आपका पहला कट गया, तीसरा कट गया। फिर कह रहा इस प्रकार का अधिगम उपलब्ध कराएं जिसका परिणाम केवल संज्ञानात्मक क्षेत्र के विकास में हो। नहीं, ऐसा थोड़े नहीं, ये तो फिर एक वही हो गया कि रटने वाली विधि की बात कर रहा है ये, कि सिर्फ संज्ञानात्मक नहीं, हमें बच्चे के हर विकास पर ध्यान देना है, हर क्षेत्र पर ध्यान देना है, विकास के हर क्षेत्र पर ध्यान देना है। तो ये ऑप्शन भी यहाँ पर कट जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विकासात्मक कारकों के ज्ञान के अनुसार अनुदेशन युक्तियों का अनुकूलन करें। ठीक है, हमें बच्चे को बच्चे के अकॉर्डिंग पढ़ाना है। ऐसा नहीं है कि कक्षा 2 में पढ़ने वाला बच्चा है हम उसको क्लास 10th की बुक पढ़ा दें, ऐसा नहीं हो सकता। हमें उसकी उम्र का, उसकी मानसिक क्षमता का ध्यान रखना है, तभी हम बच्चे को अच्छे से विकसित कर सकते हैं या उसके विकास में मदद कर सकते हैं। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने विकास से संबंधित 50 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व किया है। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। शेयर करने के लिए इसीलिए कहते हैं कि हमने एक अपना टारगेट बनाया हुआ है, एजुकेशन फॉर ऑल। ठीक, फ्री में सभी को एजुकेशन दें। हम जितना हमसे हो पा रहा है हम आप प्रयास कर रहे हैं यहाँ पे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छा मटेरियल उपलब्ध करा सकें। तो इसीलिए आपसे इस जो मेरा उद्देश्य है उसमें आप अगर एक शेयर करते हैं तो एक कदम आप मेरे साथ चलते हैं और मुझे भी एक कदम बढ़ने में सहायता करते हैं। तो प्लीज़ ऐसा ना करें कि आप एक ही व्यक्ति को शेयर करें, आपकी जानकारी में जितने भी लोग हैं आप वीडियो को सबके पास शेयर करें, ठीक है। और सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो अच्छे से पहले सब्सक्राइब करें, फिर शेयर करें और लोगों को शेयर करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए कहें भी। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और अपना ख्याल रखिए। तब तक के लिए नमस्कार।